हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। यानी कि इनसे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वीडियो देख लें। यह क्लास जो है रिकॉर्डेड है, 8 बजे यानी कि लाइव है। क्योंकि लाइट कट चुका था इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए हैं। तो यह वीडियो जो है आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। जो भी आपका डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अगले क्लास में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। तो हम लोग देख लिए थे अशोक साम्राज्य के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं कि अशोक कहाँ के थे। तो उड़ीसा। इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और उस युद्ध के बाद इन्होंने अपना शस्त्र को त्याग दिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना लग गए। उसके बाद उन्होंने यानी कि अस्त्र उठाया ही नहीं कभी। फिर भी आगे हुआ क्या कि मौर्य वंश जो था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। यानी कि 150 साल तक चला। कितने साल तक? 150 साल तक चला। उसके बावजूद भी यह 150 साल से ज्यादा नहीं चला। यानी कि इसमें जो नेता थे उस समय देश में, तो अशोक से प्रेरणा स्रोत लेते थे, यानी कि प्रेरणा लेते थे। 19वीं सदी और 20वीं सदी में क्या हुआ कि इतिहासकारों ने भारत में ऐसे साम्राज्य बहुत सारा था, लेकिन उन सब में अशोक जो था ना, वो ज्यादा कुछ ही बढ़िया था। ज्यादा बढ़िया था। सबके सबने अपना प्रेरणा स्रोत किनको माना? तो अशोक को माना। इसके बावजूद भी वह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। आश्चर्यजनक बात नहीं है कि मौर्य साम्राज्य द्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं था। यानी कि इनका जो साम्राज्य चल रहा था वो सभी के सभी क्षेत्रों में नहीं था। वस्तुतः इनका जो एक पार्टिकुलर एरिया था ना, उसी में अपना ये सब था। तो इसके वजह से यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, कमजोर पड़ने लगा और ये खत्म हो गया। आगे है कि अशोक के धम। अशोक के धम है, यानी कि अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए अशोक धम का निर्माण किया। अशोक धम में क्या था कि बड़े को आदर करना। बड़े को क्या करना? आदर करना। उसके बाद अपने से छोटे को भी सम्मान देना और सेवक जो भी है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। उसके बाद दूसरे के धर्म को भी सम्मान देना। तो ये बात सब किनका था? अशोक के धम का था। अशोक के धम किसे कहते हैं? तो प्राणियों की हत्या न करना। प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, बहुत से अच्छे कार्य करना। ये सब इनका प्रेरणा स्रोत थे। आगे है कि मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों का संचालन हेतु समिति और 6 उप महाद्वीपों की वर्णन किया। यानी कि मेगास्थनी जो थे उन्होंने क्या किए कि 6 उप महाद्वीपों के नाम बताए और कुछ समिति का गठन किया, जिसमें पहला का जो काम था तो था नौसेना का संचार करना। यानी कि नौसेना जो होती है ना, नौसेना किसको कहते हैं? जो पानी में अपना लड़ाई करते हैं ना, उसको कहते हैं नौसेना। तो उसमें यानी कि उसका संचालन कैसे होगा, कितना कहाँ पर भोजन मिला, कहाँ पे नहीं मिला, उनका देख रेख कैसे होगा, तो ये सारा के सारा काम किसका था?
तो ये सारा के सारा काम था किसका? पहला सेना का, ठीक। दूसरा सेना जो थे, तो उनका काम क्या था? तो उनका काम था यातायात और खान-पान की व्यवस्था करना, कि कहाँ पर खान-पान है, कहाँ पे यातायात का सुविधा है, कहाँ पे नहीं है, तो उन सबको अपना देखना। उसके बाद पैदल सैनिक का संचालन करना, तीसरा का काम था। चौथा का काम था अश्वारोही का संचालन। जैसे पहले के ज़माने में होता था ना कि यज्ञ होता था, तो लोग घोड़ा छोड़ देते थे। क्या छोड़ देते थे? घोड़ा। और घोड़ा जब छोड़ देते थे, तो उन पर एक चुनौती टाइप के लिख दिया जाता था कि इस घोड़े को, जैसे आप लोग देखे होइएगा कि रामायण में आप देखे होइएगा कि होता क्या है कि जब राम जी अश्वमेध यज्ञ जो किए, तो एक घोड़ा को छोड़ दिए। किसको छोड़ दिए? एक घोड़ा को छोड़ दिए। और घोड़ा के यानी कि मस्तक पे चुनौती लिख दिए कि इस घोड़ा को यदि जो पकड़ेगा तो क्या होगा? हमारी चुनौती को स्वीकार करेगा, और नहीं तो हम इस घोड़ा को नहीं पकड़े कोई। तो जो नहीं पकड़ेगा वह इसका सेवक होगा, और जो पकड़ लिया उनको युद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चुनौती उन पर लिखा हुआ था। तो अश्वारोही का काम किसका था? तो चौथा सेना का काम था। पांचवा का काम क्या था? कि हाथियों का संचालन करना, यानी कि हाथी, पहले के जमाने में हाथी झुंड के झुंड लोग रखते थे, तो उसका संचालन करना किसका काम था? तो पांचवे का काम था। किसका काम था? पांचवे का काम था। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे है कि अद्भुत कला साक्ष्य, यानी कि कुछ उनमें कला भी थी उस समय, अशोक के समय, यानी कि कुछ कला था। जैसे मूर्ति का कला, उनसे क्या होता था कि साम्राज्य की पहचान होती थी कि कौन सा साम्राज्य है, कौन सा साम्राज्य नहीं है। उसके बाद अभिलेख मिला, यानी कि इनका अभिलेख जो था वो दूसरे राजा से अलग था। दूसरे राजा से क्या था? अलग था। मौर्य साम्राज्य यानी कि 100 वर्ष तक ही चल पाया। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक चल पाया। उसके बाद समुद्रगुप्त, यानी कि यहां से हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं समुद्रगुप्त के समय से। तो समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक? गुप्त वंश के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, तो उनका यह उत्तराधिकारी था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश के कैमा यानी कि शासक थे, तो चौथे शासक थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी किसको कहते हैं? जैसे कि कोई प्रधानमंत्री बना और उसके बाद जो बनता है, तो उनको कहते हैं उत्तराधिकारी। यानी कि एक राजा बना, राजा के फिर जो पुत्र हुआ, तो वह उनका उत्तराधिकारी हो जाता है। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के कैमा राजा थे, तो चौथा राजा थे। कैमा राजा थे? चौथा राजा थे। उसके बाद उनकी जो राजधानी थी, उनके साम्राज्य की जो राजधानी थी, तो कहां पर था? पाटलिपुत्र। कहां पर था? पाटलिपुत्र यानी कि पटना। उसके बाद वे वैदिक इतिहास के सबसे बड़े और संबल सेना नायक सम्राट कहे जाते थे। यानी कि उस समय के इन्होंने बड़े संबल और बढ़िया सेना नायक थे। कौन? समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त का सोच था कि हम पूरी दुनिया को जीत ले, हम पूरी दुनिया को जीत ले, ऐसा सोच उनके पास था। जिस प्रकार से नेपोलियन था, इस उसी प्रकार से इनका भी सोच था। लेकिन यह एक राजा थे, लेकिन नेपोलियन राजा नहीं थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। या फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से किस शासक को भारत का नेपोलियन की उपाधि दिया गया? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। उनका शासन काल भारत के लिए
स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है, यानी कि समुद्रगुप्त का जो शासन काल था वो उनके लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त जो थे वो वीर उदार कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त के कई भाई भी थे, फिर भी इनके पिता ने इनके प्रतिभा को देख करके उत्तराधिकारी इन्हीं को बनाया। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का नाम अशोक से जोड़ा जाता है। किसे जोड़ा जाता है? अशोक से जोड़ा जाता है। परंतु वह एक दूसरे से क्या थे? भिन्न थे। क्या थे? भिन्न थे। अब है कि भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो नेपोलियन को भारत के इतिहास में एक सफल योद्धा माना गया। क्या माना गया? सफल योद्धा माना गया। अच्छा, यहाँ पे कट रहा है। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब सही है। और थोड़ा हम चेक नहीं किए थे ना, जिसकी वजह से 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक, रुक जाइए थोड़ा। अब क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो यानी कि उनको एक सफल योद्धा माना गया। तो उन्होंने क्या किया? यानी कि वहां एक विसेंट, एक मित्र महोदय ने समुद्रगुप्त को बहादुरी को देखते हुए उनकी तुलना फ्रांस के जो सम्राट थे, यानी कि फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो नेपोलियन। कौन थे? नेपोलियन। हाँ, वो फ्रांस के जो सम्राट नेपोलियन थे, तो उससे इनकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना? समुद्रगुप्त की तुलना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि नेपोलियन से किनकी तुलना किया गया? तो समुद्रगुप्त को। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? तो नेपोलियन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं कि दक्षिण के सरदार और राजा कैसे होते थे। दक्षिण के जो सरदार थे, लिंक, ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगा। अपलोड होने के बाद लिंक भेज दिया जाएगा आपको। हाँ, तो नहीं, वो मतलब कि लाइव का टाइम था ना, और लाइट कट गया था, तो आज लाइव नहीं आ पाए हैं। हाँ, तो यानी कि दक्षिण के जो राजा थे, तो उनको सरदार कहा जाता। क्या कहा जाता था? सरदार। यानी कि सरदार एक ऐसे व्यक्ति होते थे जिसका पद जो होते थे ना, वंशानुगत होते थे। कैसा होते थे? वंशानुगत। यानी कि राजा का बेटा राजा। तो इस प्रकार से, ठीक। तो जैसे कि दक्षिण में तमिलनाडु ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, केरला ले लीजिए, तो उसमें चोल, चेर और पांडे जैसी सरदार होते थे। यानी कि चोल राजा होते थे, चेर राजा होते थे। तो ये सब कहाँ होते थे? तो दक्षिण साइड में, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सब में, तमिलनाडु साइड में। तो वहां से सरदार का उदय हुआ। वहीं से किसका उदय हुआ? सरदार का उदय हुआ। और प्राचीन तमिल संगम
ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है, यानी कि सरदार का जो उल्लेख मिलता है तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ में। तो ये था सरदार के विषय में। अब सरदार आपको समझ में आ गया कि सरदार एक ऐसे व्यक्ति होते थे जिनका पद जो होता है ना वंशानुगत होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाला होता है। यानी कि एक राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रधान का बेटा प्रधान बनेगा। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जो कोई प्रधान है गांव का, ठीक, तो उनके जो बेटा होगा वो भी गांव का क्या बनेगा? प्रधान ही बनेगा। तो इसको कहते हैं वंशानुगत पद। फिर इनका जो बेटा होगा वह भी गांव का क्या बनेगा? प्रधान ही बनेगा। तो इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि वंशानुगत पद। तो सरदार का जो पद होता था वो किस प्रकार से होता था? वंशानुगत होने के साथ साथ उनके खानदान वाले भी समर्थक होता था सरदार का। वह कि सरदार का काम क्या होता था? तो युद्ध के समय अगुवाई करना, यानी कि सरदार का काम क्या होता था? युद्ध के समय अगुवाई करना। यानी कि जो जब किसी से युद्ध हुआ तो उसकी अगुवाई यानी कि देख रेख उनका जो करता था तो कौन करते थे? तो सरदार करते थे। कौन करते थे? सरदार करते थे। उसके बाद यदि किसी से विवाद हो गया तो उसको सुलझाने का काम कौन करते थे? तो सरदार का ही काम था। अपने अधीन लोगों से भेंट अर्थात कि टैक्स लेते थे। यानी कि जो पहले के जमाने में जो होता था ना, तो यानी कि जमींदार लोग टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? टैक्स लेते थे सबसे। यानी कि जो भी व्यक्ति थे तो जमींदार जो थे तो वो लोग क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। तो टैक्स वसूलने का काम किसका होता था? तो सरदार का होता था। किसका होता था? सरदार का होता था। अपने समर्थकों में टैक्स का वितरण करना, यानी कि अपने उनका सरदार का जो यानी कि आदमी था तो उनका जो भी टैक्स मिला वो आपस में अपना बांट उठ लिए। तो यह काम किसका था? सरदार का था। आगे है कि दैविक राजा। दैविक राजा, तो राजा जो थे वो दीपक जैसा बनने के लिए अर्थात कि बहुत ज्यादा अच्छा बनने के लिए, उच्च प्राप्ति के लिए उन्होंने अलग अलग के कुछ तरीका अपनाए। वो राजा जो थे पहले का वो दीपक जैसा बनना चाहते थे, यानी कि उच्च स्थान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाते थे। देवी देवताओं से जुड़ जाना अर्थात कि पूजा पाठ करना। कुषाण शासन ने ऐसा किया था। दैविक जो राजा थे तो देवी देवताओं को पूजा करते थे। क्या करते थे? देवी देवताओं को पूजा करते थे। जैसे यूपी अर्थात कि मथुरा में एक जगह है माट। मथुरा में कौन सा जगह है? माट एक जगह है। तो एक देव स्थान पर कुषाण शासक ने मूर्ति लगा दिया। फिर कई कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र भी लगाते थे। यानी कि कई कुषाण जो शासक थे तो पहले के जमाने में अपने नाम से पहले देवपुत्र का इस्तेमाल करते थे। सामंत शक्तिशाली, यानी कि सामंत जो थे व्यवस्था वो सब शक्तिशाली होते थे। उस समय के जो सामंती राजा थे वो कैसे होते थे? शक्तिशाली होते थे। और आगे चल करके फिर वही क्या बन जाते थे? राजा बन जाते थे। और जो राजा कमजोर होते थे ना तो उन सब को क्या कर लेते थे? अपने में मिला लेते थे। यानी कि उनका जगह उनको जीत करके और उनका जगह जमीन जो था अपने में मिला लेते थे और अपने खिलाफ उनको नहीं बोलने दिया जाता था।
तो यह था दैविक राजा के बारे में। किसके राजा के बारे में? दैविक राजा के बारे में। अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इनमें से? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए देवपुत्र की उपाधि किस शासक ने किया? तो कुषाण शासक ने। किस शासक ने? कुषाण शासक ने किया। उसके बाद आगे कुछ यानी कि देवता है जो कि उनका उपनाम है। जैसे कुबेर। कुबेर जो देवता होते हैं तो किसके होते हैं? तो धन का देवता। धन का देवता किसको कहा गया उस समय? तो कुबेर को। जैसे वरुण। वरुण हो गया। तो वरुण जो थे वो किस चीज के देवता थे? तो समुद्र का। इंद्र जो थे वो किस चीज का देवता? तो वर्षा का देवता। यम जो थे तो मृत्यु का देवता। आपसे क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए मृत्यु का देवता किसको कहा जाता है? वर्षा का देवता किसको कहा जाता है? धन का देवता किसको कहा जाता है? तो याद रहेगा। तो आप हमारे साथ बोलिए कुबेर को किस का देवता कहा जाता है? तो धन का देवता। समुद्र का देवता किसको कहा जाता है? बोलिए समुद्र का देवता किसको कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया, सही है, वरुण को। मृत्यु का देवता किसको कहा जाता है? यमराज। यम को। वर्षा का देवता किसको कहा जाता है? इंद्र। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही, बढ़िया। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि जनता के बीच राजा की छवि। यानी कि जनता जो थे तो राजा जैसे होता है ना कि राजा के नजदीक में अपना कोई बात नहीं कहते थे, लेकिन जब राजा नहीं होते थे तब उनकी अच्छाई बुराई का बात करते थे। जैसे होता है ना कि जो लोग होते हैं, कोई बड़े आदमी या फिर कोई व्यक्ति होते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भय के कारण या फिर किसी चीज के कारण उनको यानी कि भला बुरा नहीं बोलते हैं। यानी कि उनके मुख पे भला बुरा नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजा हो गए तो गलती राजा करे तो कोई व्यक्ति जो होता था तो उनके मुख पर कुछ अपशब्द नहीं कह पाते थे। तो एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रजा को एक बार देख ले कि हमारे बारे में कैसे सोचते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि राजा ने अपना पहचान बदल करके और प्रजा के सामने चले गए। यानी कि अपना वेश बदल करके प्रजा के पास चले गए और आस-पास जो लोग बैठे थे ना, तो उसमें अपना घुल-मिल गए। तो इस प्रकार से सबने अपने-अपने दुखों के लिए राजा को भला-बुरा कहा, किसी ने पहचाना नहीं। जैसे कि आप रामायण में आप देखे होइएगा कि होता है कि राजा रामचंद्र जी जो होते हैं, तो सोचते हैं कि हम अपने राज्य का निरीक्षण करें कि हमारे राज्य में कौन व्यक्ति कुशल हैं, कौन दुखित हैं। तो इस प्रकार से यानी कि तो राजा जब जाते हैं, राम जी जब गए, तो एक व्यक्ति के मुख से यानी कि अपनी पत्नी का उलाहना के लिए ऐसे सुन लिए कि हम वो राजा राम नहीं है, जो कि 14 वर्ष रहने के बाद भी तुमको स्वीकार कर लेंगे, हम तुमको घर से निकाल देते हैं। तो यह बात यानी कि राम जी को क्या लगा? बहुत बुरा लगा। तब जाकर के उन्होंने किनको? सीता का त्याग कर दिया। तो इसी प्रकार से ये राजा भी क्या किए पहले के यानी कि अपनी छवि को पहचानने के लिए पहचान बदल करके और अपने प्रजा के पास गए और आस-पास के लोगों के बीच गए, तो सबने अपना धीरे-धीरे अपना दुःख-सुख सुनाया और राजा को क्या कहा? कुछ भला-बुरा कहा। तो ये कहानी जो थे, ये मौखिक थी। बाद में इसको पाली भाषा में लिखा गया। इस कहानी को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। गंध दिन चातक जो थे, वो कहानी में प्रजा के दुखों के बारे में बताया गया। यानी कि यह एक कहानी है, गंध तिंदु चातक। तो इस कहानी में किसके बारे में बताया गया? तो प्रजा के बारे में बताया गया। उसके बाद है कि जनता अच्छा जनता दुखी क्यों था? जब उतना बढ़िया राजा थे समुद्रगुप्त,
तो फिर जनता दुखित क्यों था, ये बताइए? तो रात में जो चोर और डकैत आते थे ना, तो प्रजा के धन लूट लेते थे। प्रजा के धन को लूट लेते थे, जिस पर राजा कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो इसलिए जनता दुखी थी। टैक्स इकट्ठा करने वाले लोग जो थे, वो जबरदस्ती लेते थे। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे किसान जो थे, वो खेती करते हैं। किसान क्या करते थे? खेती करते थे और किसान के पास तो ज़मीन था नहीं, तो ज़मींदार से ज़मीन लेते थे। किनसे लेते थे? ज़मींदार से। ज़मींदार से ज़मीन लेते थे और किसान उस पे खेती किया और जैसे मान लीजिए कि 10 बोरा धान हुआ, तो ज़मींदार चाहते तो 9 बोरा लेते थे, उनका मन होता था तो 5 बोरा लेते थे, उनका मन होता था तो 8 बोरा लेते थे। यानी कि उनके मन के ऊपर ही था, किसान को जितना चाहे उतना दे सकते थे और अपने जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो इसके वजह से भी किसान ने क्या हुआ? दुखित हो गए। जो टैक्स लेते थे, लोग मनमानी करते थे। जो भी लोग मनी लाने जो खेत होता है ना, तो उनका मनी होता है। क्या होता है? मनी। तो जब लाने आते थे, तो अपना मनमाना करते थे। जितना मन होता था, उतना लेते थे। उसके बाद कि राजा अपना खजाना को भरने के लिए बड़े-बड़े चीज़ों की माँग करते थे। यानी कि राजा ने क्या किया कि अपने खजाना को भरने के लिए ज़्यादा सामान का माँग करने लगा जनता सबसे। तो जनता इसके लिए भी क्या हो गए? दुखी हो गए। अब है कि राजा का प्रहार अत्याचार से बचने के लिए प्रजा क्या करते थे? अब राजा जब इतना चीज़ करते थे, तो किसान लोग क्या होते थे? कि एकदम दुखित हो जाते थे। अब दुखित होके जाए कहाँ? दुखित होके किसान जाएगा कहाँ? घर भी आपका, राजा भी आपका, वकील भी आपका, दलील भी आपका, हम जाए तो जाए कहाँ? तो किसान लोग, जनता जो थे, वो सारा के सारा यानी कि ऐसे जगह पे चले गए गाँव छोड़ कर के, जहाँ पर अपना गुज़र-बसर करते थे और वहाँ पर इनका आदमी, राजा का कोई आदमी-उदमी पहुँच नहीं पाता था। तो वैसे स्थान पर जा कर के और सारे आदमी बसने लगे। यानी प्रजा द्वारा राजा जो अत्याचार करते थे, तो उनसे बचने के लिए सारे के सारा जनता, प्रजा सब यानी कि गाँव छोड़ कर के चले जाने लगे कहाँ पे? जंगल के तरफ, और वो भी उस स्थान पे जहाँ पर राजा का कोई भी अधिकारी पहुँच नहीं सकते थे। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, राजा के अत्याचार से बचने के लिए जनता क्या करते थे? तो क्या बताइएगा कि राजा के अत्याचार से बचने के लिए जनता ने ऐसे स्थान पर चले जाते थे, जहाँ पर राजा के अधिकारी पहुँच नहीं पाते थे। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। हाँ, ठीक है। तो फिर आगे बढ़े। तो देखिए, आगे है आपका कि उपज बढ़ाने का तरीका। यानी कि उस समय, जिस समय ये साम्राज्य था, वैदिक काल, तो उस समय यानी कि लोग उपज बढ़ाने के लिए भी कुछ किए। अब मान लिए कि ज़मींदार लोग तो ज़्यादा लेते थे कर, टैक्स ज़्यादा लेते थे, तो किसान को तो फिर होना चाहिए कुछ ना। तो वे उपज बढ़ाने के लिए कुछ नई-नई तकनीक का उपयोग किए। किसका उपयोग किए? कुछ नई-नई तकनीक का उपयोग किए। तो उनके बाद क्या हुआ कि हल का उपयोग करने लगे। किसका उपयोग करने लगे? हल का उपयोग करने लगे। अच्छा, क्लियर नहीं दिखा रहा है? रुक जाइए, थोड़ा इनको चेंज कर देते हैं। कहाँ गया? अब सही है कि? चलिए, अब दिख रहा है सही?
ओके, चलिए सही है। हाँ, यानी कि इन्होंने उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया कि हल का उपयोग किया। हल का उपयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा तथा कावेरी के धारियों की उर्वर कछाड़ी यानी कि जहाँ पर जलोढ़ मैदान थे, वहाँ जो उपजाऊ काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा आप बताइए तो जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? ज्योग्राफी में आप पढ़े होइएगा। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? हाँ, यानी कि नदियों द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है, तो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक खादर तो दूसरा बोलिए बांगर। खादर मिट्टी किसको कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खैर ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, हम उसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आगे कि लोहे का फाल बना लिया, यानी कि लोहा के फाल आप लोग देखे हैं? लोहा का जो फाल होता है, जिसको आप लोग हल नहीं कहते हैं, इस प्रकार से रहता है। देखिए जैसे कि आपको हम बता देते हैं कैसे बनाएँ। ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे करके और यहाँ से ऐसे रहता है, यहाँ पकड़ने वाला होता है, फिर उसके बाद यहाँ से इसमें लगा रहता है और यहाँ पे बैल लगा दिया जाता है। हाँ, ये तो इस प्रकार से तो ये फाल का उपयोग करने लगे, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में क्या कहते हैं? फाड़ कहते हैं। हर का फाड़ जो होता है ना, तो इसी प्रकार के होता है, जैसे ऐसे करके फिर ये वाला। तो ऐसा जो होता है, तो फाड़ का उपयोग तो उस समय लोहा का जानकारी नहीं था। किस समय? हम लोग पढ़े हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं किया गया। लोहा की जानकारी ही किसी को नहीं था। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान जब हुआ ना, तब जाकर के इन्होंने हल बनाना शुरू किया। क्या बनाया? हल। तो उसमें जो फार लगा रहता है, तो किसका बना था? लोहा का। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। हाँ, तो वर्षा क्षेत्र में लोहे के फाल का उपयोग करके और उपज अपना लोग करने लगे। उसके बाद कुदाल का भी उपयोग करते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का उपयोग करते थे उपज बढ़ाने के लिए। तालाब, नहर, सिंचाई का भी उपयोग करने लगे। तो इस प्रकार से सबने अपना कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? तरह-तरह के अपना उपकरण का यूज़ करने लगा। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि उपज उतना बढ़ा नहीं। अब है कि ग्रामीण समाज में क्या-क्या विभिन्नताएँ आई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थे, वो एक नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता था? नगरीय। और वैदिक सभ्यता जो है, वो ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। खेती की उपज बढ़ाने के लिए तो नया-नया तरीका किया गया, परंतु उपज में वृद्धि नहीं हुई या फिर जैसे पहला था, वैसा ही हो गया। क्योंकि नाहड़ हो गया, तालाब हो गया, कुदाल हो गया, ये सब ग्रामीण को ज़्यादा खर्च पड़ जाते थे। अब जैसे देखिए ना, आप ही सोचिए कि यदि हम कुदाल से खेती करने बैठ जाए, तो 1 दिन में कितना खेत को हम जोत सकते हैं? कुदाल से यानी कि मिट्टी उखाड़ना शुरू करें, तो 1 दिन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 2, 4 या 5 कट्ठा के करीब में। तो यानी कि मेहनत उनको ज़्यादा लगता था, लेकिन उपज कम होता था, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता था। अब जैसे हल-बैल से पहले के ज़माने में खेती की जाती थी, तो उसमें खर्च ज़्यादा लगता, टाइम भी ज़्यादा लगता था, लेकिन मुनाफ़ा तो होता नहीं था। लेकिन जब अभी वर्तमान में ट्रैक्टर आ गए, तो देखिए कितना जल्दी हो जाता है, कम खर्च में हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि उस समय समान उपज ही रह गया या फिर वृद्धि नहीं हुआ। बड़े-बड़े जमींदार जो थे, ग्राम प्रधान जो थे, वो शक्तिशाली थे
अक्सर लोग किसानों पर नियंत्रण रखते थे। जो भी बड़े-बड़े जमींदार थे ना, या फिर गाँव के प्रधान व्यक्ति थे, तो वह सब किसान पर नियंत्रण रखते थे। क्या रखते थे? नियंत्रण रखते थे। यानी कि कोई भी गलती हुआ, तो यदि आप जाइएगा किसको कहने? प्रधान को कहने जाइएगा, और प्रधान भी जमींदार से क्या था? मिला हुआ। तो उस प्रकार से यानी कि उनका कोई बात सुनवाई नहीं होता था। प्रधान का पद जो था वंशानुगत था। इनसे पहले आप चर्चा कर रहे थे आपसे कि प्रधान का जो पद था वो कैसा था? वंशानुगत था। यानी कि जिस लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि जो राजा बोलेंगे वही होगा, वो वही उसी को मानना पड़ेगा। आप राजा के पास नहीं जाइएगा तो फिर जाइएगा किसके पास? और राजा जमींदार से मिला हुआ था, और जमींदार लोग भी अत्याचार करते थे। यानी कि सब के सब आपस में एक दूसरे में क्या थे? मिले हुए थे। तो इस प्रकार से यानी कि ग्रामीण व्यवस्था उस समय थी। और किसान जो थे भूमिहीन थे। कैसे थे? किसान जो थे भूमिहीन थे। किसान के पास तो जमीन था नहीं, और उन्हीं के जमीन से अपना खेती करते थे। और मान लीजिए कि जमीन नहीं रहेगा तो खेती करेंगे कहाँ से? तो इस प्रकार से जमींदार लोग किसान पर अत्याचार करते थे, और अत्याचार करने के लिए यदि किसान जाते थे राजा के पास, तो राजा भी कुछ सुनते नहीं थे। तो इस प्रकार से वहाँ की समाज में विभिन्नता आ गई। आगे अगला टॉपिक है आपका गृहपति। गृहपति का अर्थ होता है गृहपति। गृह का अर्थ होता है गृह। गृह का अर्थ क्या होता है? गृह। यानी कि घर के जो मालिक होते थे ना उस समय, तो उसको गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। जो घर के सभी सामानों पर अपना अधिकार रखते थे, तथा घर के सभी सदस्य जैसे बच्चा हो गया, महिला हो गया, नौकर हो गया, पुरुष हो गया, तो इन सब पर नियंत्रण रखने का काम किसका होता था? तो गृहपति के होता था। किसका होता था? गृहपति के होता था। अब है कि भूमि दान। तो भूमि दान का प्रमाण अभिलेख से मिला। भूमि दान का अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए कि पहले के लोग भूमि दान भी करते थे। तो इस प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुआ, और इस अभिलेख से कहीं छोटे तो कहीं बड़े जमीन के टुकड़े का दान किए गए। यानी कि उनसे पता चला कि पहले के जमाने में राजा लोग क्या करते थे? तो दान करते थे। क्या करते थे? दान करते थे। यानी कि कहीं छोटा जमीन तो कहीं बड़ा जमीन के टुकड़ा। तो ये सब दान की प्रथा उसी समय से अपनी चली आ रही थी। तो चलिए, ये तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब सही है? ठीक। आगे आपका है कि सातवाहन। सातवाहन कौन है? तो सातवाहन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने दक्कन क्षेत्र यानी कि आधुनिक जो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तो उस पर शासन किया था। यानी कि सातवाहन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के राजवंश में दक्कन के क्षेत्र पर अधिकार किया था। किसके क्षेत्र पर? दक्कन के क्षेत्र पर अधिकार किया था। और ये राजवंश लगभग 230 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक रहा। सातवाहन का जो राजवंश चला, तो कितने दिनों तक? तो 230 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईसा पूर्व तक चला। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सातवाहन कौन है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब है कि कुछ उस समय के सिक्के के बारे में। तरह-तरह के यानी कि सिक्का आने लगा। जैसे व्यापार करने के लिए जिन क्रिया में सिक्का की वजह से कुछ ज़्यादा आसान हो जाता, यानी कि व्यापार करने के लिए पहले के ज़माने में जब सिक्का उस समय नहीं था, अब सिक्का का खोज हो गया, तो फिर व्यापार में सुलभ हो गया। सिक्का नहीं था तो पहले क्या होता था आपको बता दें
कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। क्या चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको इकोनॉमिक में पढ़ना होगा, जो इकोनॉमिक लिए हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझा दें कि वस्तु से वस्तु का लेन-देन, वस्तु से वस्तु का लेन-देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु से वस्तु का लेन-देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो उस समय कुछ कठिनाइयाँ होती थी। मान लीजिए कि आपको गेहूँ की ज़रूरत है, लेकिन कोई आदमी कहेगा कि नहीं हमको चावल दीजिएगा तब हम गेहूँ देंगे, और आपके पास चावल तो है नहीं, आपके पास है आटा, तो आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए क्या करना होता था कि वैसे व्यक्ति के पास जाना पड़ता था कि जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होती थी। अब मान लीजिए कि आपको चावल की ज़रूरत है, ठीक? और इनको गेहूँ की ज़रूरत है, और आपके पास गेहूँ है और इनके पास चावल है, तब तो अच्छे तरीक़ा से लेन-देन हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं है, तो फिर क्या होगा? लेन-देन अच्छा तरीक़ा से नहीं होगा। तो इसमें कुछ कठिनाइयाँ होती थी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ले लें कि एक युवक था, उन्होंने एक साहूकार के पास गया और एक बकरी था इसके पास। क्या था? बकरी होता है ना? तो इस बकरी को लेकर के गए साहूकार के पास, तो इन्होंने उस बकरी के बदला में 5 किलो धान दिए। कितना धान दिए? 5 किलो धान दिए। तो यह व्यक्ति ने खुशी-खुशी पूर्वक अपना ले आए। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि इसके पास बकरी था, लेकिन साहूकार के पास 5 केजी धान न होकर के 3 केजी ही धान था। अब ये बकरी जब लेकर के गए, तो कहा कि आप हमको धान दीजिए। अब तो है तो 3 केजी धान। अब बताइए बकरी को काट करके लेगा कैसे? तो इस स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगी। तो इस प्रकार से आगे कोई ऐसा उपाय ढूँढा गया, तो धीरे-धीरे फिर सिक्का का खोज हो। चांदी के, तांबे के सिक्के सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। सबसे पहले चांदी और तांबा के सिक्के का उपयोग किया गया। उसके बाद आहत सिक्के बनाया गया। कौन-सा सिक्के बनाया गया? आहत सिक्के। उस पर जो बने प्रतीक थे, वो बनाने वाले की पहचान की गई। इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किए थे, यानी कि आहत सिक्के कौन जारी किया? तो राजाओं ने। किस काल के राजाओं ने? तो वैदिक काल के राजाओं ने। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य में भारत में बहुत सारे सिक्के मिले। इसमें खुदाई में बहुत सारा सिक्के मिले। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सोने के सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया? तो कुषाण राजा ने। किसने जारी किया? कुषाण राजा ने जारी किया। रोमन सिक्के ज्यादातर दक्षिण भारत में मिले। रोमन सिक्के कहाँ पर मिले? तो दक्षिण भारत में मिले। शासकों की प्रतिमा और नाम वाला सिक्का जो मिला, वो पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किया। यानी कि नाम वाला सिक्का कौन बनाया सबसे पहले? तो यूनानी शासक ने। जैसे कि आपको थोड़ा हम नाम वाला सिक्का आपको बता दें, तो 1 मिनट देख लेते हैं। NAME नाम सिक्का। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? चलिए इससे पे कंट्रोल वी। हाँ, ये देखिए, तो ये है नाम वाला सिक्का। यानी कि जिस प्रकार से इनका नाम लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से अपना राजा ने अपना-अपना नाम उसपे लिखवाते थे। हर एक अपना राजा
अपना अपना नाम इस पे लिखाते थे। जैसे इस पे देखिए नाम लिखा हुआ है, तो उस प्रकार के लिखा रहता था। उसके बाद है कि पूरा विध और यधे शासकों के द्वारा जारी किया गया, यानी कि पूरा विध जो थे वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो योधे शासक के द्वारा जारी किया गया। तांबे की सिक्का का जो मिला तो हजारों की संख्या में प्राप्त हुए। कब, तो वैदिक काल में तांबे के सिक्के बहुत ज्यादा मिले। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि सोने के सिक्के मिलना कम हो गए, यानी कि छठी शताब्दी में सोना के सिक्का जो था वो मिलना कम हो गया, यानी कि सोना के सिक्का उतना मिलता नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं कि दक्षिण भारत के कला विकास। दक्षिण भारत के कला विकास, यानी कि आज से नहीं, वर्षों से ये कला चली आ रही है। मूर्ति बनाने की कला, कौन सी, मूर्ति बनाने की कला। तो भारत में खास करके जो मिलता है वो 3 शैली मिलती है। मंदिर बनाने की जो शैली होती है वो कितने शैली होती है, तो 3 शैली होती है। पहला है नागर शैली। पहला क्या है, नागर शैली है। नागर शैली खास करके उत्तर भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है, उत्तर भारत की शैली है। इसे हिमालय से लेकर के विंध्याचल के बीच की शैली मानी जाती है। इस शैली के प्रमुख मंदिर लिंगराज एवं पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके बाद खजुराहो के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, तो ये सब है। तो ये सब किस शैली के है, तो नागर शैली के। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पूछ देगा कि लिंगराज मंदिर इनमें से किन शैली से बना हुआ है, तो नागर शैली से। किस शैली से बना हुआ है, नागर शैली से बना हुआ है। उसी प्रकार से पूछ देगा, बताइए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली से बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में। ठीक, खजुराहो के जो मंदिर है तो वो किससे बना, तो नागर शैली में। यानी कि नागर शैली जो होगा ना, तो इस प्रकार से होते हैं नागर शैली का जो भी तो यह इस प्रकार से मंदिर हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यानी कि जो निकला रहता है ना, तो उस प्रकार से। तो ये नागर शैली का हो गया। आगे आपका है वेसर शैली। देखिए ये नागर शैली है, ये वाली, ये नागर शैली का मंदिर सब है। ये वेसर शैली का, ये नागर शैली में जो होता है ना, एक ऊपर से ऐसा रहता है, हल्का सा तीर जैसा, ये निकला रहता है। तो ये नागर शैली में हो गया। अब है वेसर शैली। तो वेसर शैली जो था वो नागर शैली एवं दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। यह चालुक्य के मंदिरों में उत्तर एवं दक्षिण की शैलियों का मिश्रण है, यानी कि यह जो शैली है वो दोनों शैली का मिश्रण है। अतः चालुक्य शैली वेसर शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच की शैली भी कहा जाता है। इसे एलोरा का कैलाश मंदिर, एलिफेंटा की मंदिर, यानी कि इन शैली से बनाया गया। यानी कि इसकी जो प्रमुख विशेषता है, तो बीच में से यानी कि निकला हुआ नहीं रहेगा, बड़ा एक भव्य मंदिर रहेगा, बहुत बड़ा मंदिर रहेगा। तो ये जो हो गया वेसर शैली हो गया। क्या हो गया, वेसर शैली। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एलोरा का कैलाश जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो वेसर शैली में। किस शैली में, वेसर शैली में। अब है आगे द्रविड़ शैली। तो सुदूर दक्षिण भारत की कला द्रविड़ शैली कही जाती है। यानी कि ऐसे खास करके कला कहाँ पे मिलती है, तो दक्षिण भारत में मिलती है। यानी कि पल्लव जो वंश थे, तो वहां जो भी मंदिर बना तो इसी शैली में बना। किस शैली में,
द्रविड़ शैली में बना। उसके बाद चोल काल का जो भी मंदिर बना वो सब के सब द्रविड़ शैली में बना। तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में। कांची का स्तूप जो बना वो किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मंदिर किन शैली में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, इनको आप नोट बना लीजिएगा, सारे को आप नोट बना लीजिएगा तो सही रहेगा। हाँ, पीडीएफ इसका मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये नागर शैली है, ये द्रविड़ शैली है और ये वेसर शैली है। वेसर शैली में जो रहेगा, चारों साइड से मंदिर रहेगा और बीच में एक ऊंचा सा मंदिर रहेगा, चारों साइड से घेरा और बीच में मंदिर। द्रविड़ शैली जो रहेगा, एकदम बड़ा मंदिर रहेगा और धीरे 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 छोटा एक ये भव्य मंदिर टाइप के रहेगा। तो ये द्रविड़ शैली में आ गया। उसके बाद ये नागर शैली है, तो नागर शैली में क्या होगा कि ज्यादा भव्य तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर की ओर ऐसे नुकीला रहेगा, तो ये नागर शैली हो गया। जैसे हम लोग के यहाँ जो उत्तर भारत में जो रहता है ना, तो ये नागर शैली ही रहता। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो अब आपका ये टोटल चैप्टर खत्म हो गया। तो अब इसको क्या कीजिएगा कि एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसका सारा के सारा नोट बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो फिर चले, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो ठीक, फिर चलते हैं। हाँ, उत्तर भारत में जो होता है खास करके वो नागर शैली का ही बना रहता है। यानी कि ऊपर में देखिएगा कि जैसे कि ये मंदिर है ना, ये आपका मंदिर हो गया, ये आपका मंदिर हो गया। तो देखिएगा तो यहाँ पर एक ऐसे झंडा टाइप के लगा रहता है, तो ये हो गया आपका नागर शैली का। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में।